नमस्कार। आज अपन बात कर रहे हैं मेनोपॉज का ट्रांजिशन और हार्ट की प्रॉब्लम, दोनों आखिर इनमें कॉमन क्या है। क्या आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ डेथ्स अपने कंट्री में लास्ट ईयर कितनी हुई? नहीं, लेकिन क्या आपको पता है कि हार्ट की वजह से कितनी हुई? 18%। अब उनमें से आपको ये लग रहा होगा कि मेल्स में ज़्यादा कॉमन है हार्ट डिजीज, बट ऑफ दोज 18%, 10.8% वर विमेन। दिस इज इम्पोर्टेंट। इसी तरीके से हमारे दिमाग में एक नोशन है कि कैंसर से बहुत ज़्यादा लोग मरते हैं, लेकिन हार्ट अटैक से उससे भी ज़्यादा मरते हैं। और अगर अपन हिंदुस्तान के डेटा को देखें तो हिंदुस्तान में हार्ट डिजीज से होने वाली डेथ्स 21.8% है और कैंसर से होने वाली 20%। तो है ना इम्पोर्टेंट टॉपिक। अब देखिए, अब मैं आपको कुछ चीज़ें समझाती हूँ। मेनोपॉजल ट्रांजिट आखिर होता क्या है? तो इसमें हल्का सा पेट पे चर्बी चढ़ना, जिसको हम बोलते हैं विसरल ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल में कुछ गड़बड़े आना, अच्छा कोलेस्ट्रॉल थोड़ा कम हो जाना, गंदे वाला कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ जाना, जिसको हम बोलते हैं डिसलिपिडीमिया, ग्लूकोज हीमोस्टेसिस में कुछ इम्पेयरमेंट आ जाना। आपको डायबिटीज तो नहीं है, लेकिन हाँ, जिस तरीके से खाने के बाद आपके ग्लूकोज लेवल्स शरीर में बढ़ने चाहिए और जिस गति से उनको कम होना चाहिए, वो उसका संतुलन बिगड़ जाना, जिसको हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया होना या मेटाबॉलिक डिजीज होना। साथ में ब्लड प्रेशर का थोड़ा सा बढ़ना और अल्कोहलिक ना होते हुए भी हमारे लिवर में हल्की सी डिजीज आना, जिसको बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। ये सब कंपोनेंट्स हैं मेटाबॉलिक मेनोपॉजल ट्रांजिशन के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो अब इसमें देखते हैं कि हार्ट कहाँ पे सफर कर रहा है। अब हार्ट में क्या क्या हुआ? हार्ट में गंदे वाला कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, एलडीएल बढ़ गया, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ गए, अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल एचडीएल कम हो गया। शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ाने वाले तत्व, प्रो इन्फ्लेमेटरी तत्व बढ़ गए और कैल्शियम कम हो गया। ये सब चीजें हमारे हार्ट को प्रॉब्लम देती हैं। इसके अलावा क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? अब सपोज हमने मान लिया कि हम बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन हम अभी मेनोपॉज पे नहीं पहुंचे, परंतु हमें बीपी है, हमें शुगर है, हमारा वजन बढ़ गया, या हम स्मोकिंग करते हैं, एक्सेस अल्कोहल लेते हैं, हमारा लाइफस्टाइल सिडेंट्री है, या हमें बहुत ज्यादा मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस है और हम डिप्रेशन में हैं, तो हमें हमारे हार्मोन से होने वाला बेनिफिट खत्म हो जाता है। मतलब हमें मेनोपॉज नहीं भी आया, लेकिन ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, तो हमें हार्मोन ईस्ट्रोजन से होने वाले बेनिफिट्स खत्म हो गए, हमें फिर भी हार्ट की प्रॉब्लम का रिस्क बढ़ गया। लेकिन क्या हुआ? ईस्ट्रोजन का प्रोटेक्टिव इफेक्ट खत्म हो गया इन रिस्क फैक्टर्स। इसलिए होती है यंग पेशेंट्स में, यंग विमेन में भी हार्ट की बीमारी मेनोपॉज ना होने से भी पहले। ठीक है। और मेनोपॉज होने के बाद क्या होता है, जो मैंने आपको अभी बताया, विसरल ओबेसिटी हो गई, लिपिड्स, तो ये तो ऑलरेडी हमारे को रिस्क फैक्टर्स बढ़ ही रहे हैं। हमने अगर साथ में डायनेमिक रिस्क फैक्टर्स भी जोड़ लिए तो डबल हो जाएगा। अब लक्षण की बात करते हैं। क्या क्या लक्षण है? धड़कन अचानक से तेज हो जाती है, सांस की प्रॉब्लम होती है, थोड़ी कमजोरी आती है, बिन मतलब पसीने आते हैं और कहीं कहीं पे कुछ कुछ दुखता है, कभी कोई कंधा दुख रहा है, कभी कोई। हम इन सब चीजों को मेनोपॉजल सिम्टम्स का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि ये सारे सिम्टम्स मेनोपॉज में भी होते हैं। परंतु इनमें से बहुत सारे लक्षण ऐसे हैं जो हार्ट की प्रॉब्लम में ओवरलैप होते हैं। मतलब अगर आपको एंजाइना हो रहा है तो इनमें से बहुत सारे लक्षण आपको हो सकते हैं, तो हम नजरअंदाज करेंगे तो हम ज्यादा रिस्क पे आ जाएंगे। तो हमें क्या करना है? अगर इनमें से कोई भी हमें रिस्क फैक्टर्स है तो हमें कुछ टेस्ट कराने हैं। इनमें से कोई भी हमें सिम्टम है तो हमें टेस्ट करवाने हैं। वो टेस्ट क्या है? बेसिक ईसीजी, कुछ चेंजेस तो नहीं है, इको, उसमें हार्ट का कोई एक टेरिटरी तो नहीं है जो डैमेज आ रहा है, ट्रोपोनिन टी या ट्रोपोनिन आई, जिससे हमें छोटे हार्ट अटैक मालूम चल जाते हैं, अदर कार्डियक एंजाइम्स, या फिर टीएमटी अगर हमारी ईसीजी और इको नॉर्मल है, तो हमें मालूम चलता है कि हमारे ये जो लक्षण थे ये सिर्फ मेनोपॉज की वजह से थे या हमें कार्डियक लक्षण आ रहे हैं, तो हमें रूल आउट करना जरूरी हो गया। अब सपोज हमें कार्डियक बीमारी है तो हमें क्या करना है? हमें कुछ दवाइयाँ लेनी है, खून पतला करने की दवाइयाँ लेनी है, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में रखने की दवाइयाँ लेनी है, लक्षण ज्यादा है तो उन्हें कम करने की दवाइयाँ लेनी है। अगर फिर भी तकलीफ ज्यादा रहती है तो हॉस्पिटल जाने में झिझकना नहीं है।
हमें आगे के टेस्ट करवाने हैं जैसे कि एंजियोग्राफी, और उसमें बीमारी आने पर डॉक्टर की सलाह अनुसार या तो दवाइयों पे रहना है या स्टेंटिंग करवानी है या ओपन हार्ट सर्जरी करानी है। जब तक हम ओपन नहीं रहेंगे तब तक हमारी तकलीफ ज्यादा बढ़ सकती है और हो सकता है बाद में लाइलाज हो जाए। ये बात तो हुई जब हमें लक्षण थे। अब हम बात करते हैं जिसमें लक्षण नहीं है, तो हमें क्या करना है। हमें कुछ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स कराने हैं जिसको बोलते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। साल में एक बार कराइए, कोलेस्ट्रॉल की जांच कराइए, ब्लड शुगर कराइए, किसी भी फिजिशियन से चेक कराइए, और अगर वो सही समझें आपकी ईसीजी नॉर्मल है तो टीएमटी और इको भी करवाइए, ताकि हमें मालूम तो चले अंदर कोई बीमारी है या नहीं। ये तो प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होता है अब आप बताइए। प्राइमरी प्रिवेंशन होती है जब हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पहले हमें पता ही नहीं है, लेकिन हमें ये मालूम है हम ऐसी एज में आ गए कि हमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमें पहले से बीमारी है या नहीं ढूंढनी है और कुछ चीजों को नियंत्रण में रखना है, जैसे अपने बीपी ना हो, हमें ब्लड प्रेशर ना हो, हमारा कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े। ये सब होता है प्राइमरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होता है। सेकेंडरी प्रिवेंशन है कि हमें ऑलरेडी हार्ट की प्रॉब्लम आ चुकी है, आगे प्रॉब्लम ना बढ़े, दोबारा हमारी दूसरी नाड़ी में ब्लॉकेज नहीं आए, तो हमें क्या करना है। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखना है, लाइफस्टाइल को ठीक रखना है, उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन। दोनों के लिए ही हमें लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है। क्या करना है, 30 से 45 मिनट की एक्सरसाइज करनी है, मॉडरेट इंटेंसिटी की, टहलना नहीं है, खाली पेट ब्रिस्क वॉक करनी है, अपने वजन को कंट्रोल में रखना है, योगा या मेडिटेशन करिए, फिजिकल एक्सरसाइज भी होगी, डिस्ट्रेसिंग भी हो जाएगी और आपका स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाएगा। नेचर के साथ बात करिए, सेल्फ लव में इंडल्ज करिए, गार्डनिंग करिए, हेल्दी डाइट को फॉलो करिए और अच्छे से नींद निकालिए, तभी आप सही रहेंगे। फिर आप मेनोपॉज को भी हरा देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।